नमस्कार दोस्तों। आज एक नया बोर्ड फिर से उठाए हैं। आरआरबी चेन्नई है 1995। पेज नंबर आपको 29 मिलेगा। नया वाला स्पीडी में देखिएगा। हम लोग जैसे देखें कि पेज नंबर 28 को पूरा कवर किए। भले आप देखिएगा तो 120 क्वेश्चन था टोटल, लेकिन आप पूरा उसको देखिए। हम लोग कम से कम तो 1000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस उसमें किए होंगे। तो इसी सा ऐसे ही बने रहिए, ठीक है ना। आइए हम लोग एक नया डिस्कस करते हैं। फिर से दिया हुआ है कि सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सांची के स्तूप के बारे में जानेंगे। तो आपको तो ये याद होना चाहिए कि सांची का स्तूप कहां पर है, तो एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में है। कभी कभी डायरेक्ट खड़े प्रश्न पूछ लेता है कि सांची का स्तूप कहां पर है, एमपी में। ये बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध स्तूप है ना। अब इसके बाद आया है अशोक के बारे में। देखिएगा अशोक, अशोक अगर अशोक देखना चाहते पहले मौर्य वंश समझिए थोड़ा सा। मौर्य वंश, इसी वंश का था अशोक। इसमें आप देखिएगा शासक जो हुए, पहला होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये पहले भी पढ़े थे। ये मौर्य वंश के क्या था, संस्थापक था। और इसके बाद हुआ बिंदुसार, लेकिन हम लोग तो बात उस पर करना है, बिंदुसार। और इसके बाद हुआ अशोक। अशोक देखिए, ये जो अशोक है, हम लोग अशोक पर आज बात करेंगे। केवल इधर पढ़े थे थोड़ा सा हम लोग। ये 269 बीसी में गद्दी पर बैठता है, मतलब राज गद्दी पर बैठता है। अब देखिए राज गद्दी पर बैठा है ना। अच्छा, ये बैठने से पहले अवंती का नाम सुने होंगे, उसकी राजधानी थी उज्जैन। वहां का ये राजपाल था। गद्दी से बैठने से पहले या पूर्व अवंती का राज्यपाल था ये, राज्यपाल। अच्छा, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आप डिस्कस कर लीजिए। देखिए 269 बीसी में बैठा, 8 साल बाद देखिएगा 261 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा था। ये कलिंग आपको मिलेगा उड़ीसा में। वो हाथियों के लिए बड़ी और खनिज संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसको हासिल करना चाहता है। और इस युद्ध में जानते हैं बहुत ही खून, रक्त प्रपात, सॉरी, मतलब इतना यहाँ पर खून बहता है, मतलब लोगों का मार काट इतना होता है कि इससे दिल पिघल जाता है और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन जो मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में, इसको भी याद रखिएगा कि 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अच्छा, अब इसका शिलालेख के बारे में आया तो दो चीज आप याद रखिएगा कि 1750 एडी और एक 1837। देखिए 1750 में इसका शिलालेख को खोजा, शिलालेख को खोजा, शिलालेख को अगर खोजा कहेगा कि सर्वप्रथम कौन खोजा था इसका, तो फैंथलर के नाम आता है, फैंथलर, फैंथलर। अगर पढ़ा, शिलालेख को पढ़ा, तो पढ़ा मतलब जेम्स प्रिसेप, जेम्स प्रिसेप। तो दो तरह से सवाल आएगा, अगर खोजा तो फैंथलर मारिएगा, अब पढ़ा तो क्या मारेंगे, ये जेम्स प्रिसेप पढ़ेंगे। अच्छा, 2 पॉइंट और इसमें है, इसको भी लिख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, कि ये प्रश्न आ जाती है। 2 प्रश्न ये है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक, तो अशोक नाम का वर्णन जो मिलता है एक मास्की अभिलेख था, मास्की अभिलेख है ना। इस अभिलेख,
इसको अशोक वर्धन भी बोलते हैं, तो ये पुराण में मिलता है, अशोक वर्धन, ये पुराण में मिलता है ना, पुराण में जिक्र अशोक वर्धन। अच्छा, एक सवाल और पूछता है कि देवनाग के लिए शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यही अशोक के लिए प्रयोग हुआ है। तो इतना कम से कम याद रखिएगा इसमें अशोक के बारे में। अब इसके बाद है कि लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य, इसको तो हम लोग देख लिए थे। अब आप लोग से बारी, हम पूछते इसको, कमेंट आप लोग कीजिए, लाइव कमेंट कीजिए इसको आप। अच्छा बताइए, घूमर कहाँ का है आप, ये कालबेलिया, ये तो लावनी तमाशा देखे, कालबेलिया इसका बताइए। और एक और ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं आपसे, कालबेलिया, घूमर, पांडवानी, ये कहाँ का है। अब 3 नया हम बता देंगे आज। एक हो गया साथिया, कुछ लोक कला भी है, साथिया। और एक लिखे गोदन, है ना, गोदन। चौका पुराण, चौका पुराण। अच्छा, ये 3 चीज बताया हुआ है। घूमर, कुछ लोग उत्तर दिए होंगे, घूमर जो है आपको राजस्थान में था, घूमर राजस्थान में, ऐसे ही गुजरात वाला भी क्षेत्र में गाया जाता है, लेकिन ज्यादा वहां। कालबेलिया भी राजस्थान में है, पांडवनी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, और साथिया गुजरात में, गुजरात में। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जब कोई रात में गुजरता है तो साथी चाहिए, तो अकेले डर लगता है। और गोदन जो है से बिहार का है, ये गोदना जो लोग रहता है, गोदन। और चौका पुराण यूपी का है, जब शादी ब्याह होती है तो चौका पुरता है ना, वो वाला। तो चौका पुराण कहां पर है, यूपी का है। नेक्स्ट सवाल है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए, इससे पहले भी हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस किए थे, है ना, कहे कि गुलाम वंश की थी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कि गुलाम वंश जो है इसका क्या क्या नाम है, इसको इलवरी वंश भी बोलते हैं, इलवरी वंश कहिए या दास वंश कहिए, यही है ना, दास वंश। अच्छा, अब ये हम लोग गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, तो कुछ गुलाम वंश के शासक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल आने का चांस है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आएगा इल्तुतमिश, इल्तुत, ऐसे तो आराम से आया था लेकिन कुछ ही दिन रहा ये। और इसके बाद आवेगी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। कम से कम 4 वो शासक के नाम आपको याद होना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था बलवन। ये इतना अगर वंश में, अगर ये वाला वंश में चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक की तो सब जान रहे हैं। इसमें और लिखिएगा, इसको लाख बख्श भी बोलते हैं, लाख बख्श। ऐसा इसलिए कि भाई ये लाखों का दान देता था, है ना, और इसका मृत्यु हो जाता है। अच्छा, ये राजधानी अपना लाहौर बनाया था, लाहौर, लाहौर बनाया था ये राजधानी, अपनी राजधानी ये जो बनाया से लाहौर बनाया। इसमें और लिख लीजिएगा, और ये पोलो खेलते समय इसका मृत्यु हो गया, पोलो। ये 1210 में टपक जाता है, मतलब पोलो खेल रहा था, जो घोड़ा पर बैठ के से खेला जाता वो वाला, तो 1210 में। और इसमें 2 पॉइंट और, कुब्बत उल, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद, ये आपको मिलेगा दिल्ली में, इसको बनाया दिल्ली वाला। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया ये अजमेर में बनाया, है ना,
तो कम से कम इसमें इतना सवाल अगर याद रहेगा ना आपको तो क्वेश्चन बनने का चांस पूरा है। देखिए इल्तुतमिश इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। अब लिखते चलिए साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करा रहे हैं, जो सवाल सीधे आवेगा। ये चलाया था इक्तादारी। इक्तादारी में क्या होता था, लोग को वेतन के बदले जमीन दिया जाता। इक्तादारी प्रथा, इक्ता प्रथा कहे तो कौन लाया भाई, तो इल्तुतमिश लाया। और एक और पढ़े थे हम लोग, तुर्क के चिहलगामी, तुर्क ए चिहलगामी, चिहलगामी। अच्छा इसको बता सकते हैं इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। तो इससे पहले बताए थे, तो इसको बताए थे आप लोग कि गुलामों का गुलाम बोलते हैं, गुलामों का गुलाम। का एक वो भी गुलाम था, उसका गुलाम ये था, तो इसलिए इसको बोलते हैं गुलामों का गुलाम। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राजधानी जो है से दिल्ली बनाता है। थोड़ा सा सुनते जाइए और लिख लीजिएगा एक कार्य आप कि राजधानी कहां पर बनाता है, दिल्ली। और रजिया सुल्तान के बारे में एक चीज कम से कम याद रखिए कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी और प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की बेटी, कभी दे देता है कि पोती थी, बेटी थी, क्या थी, तो बेटी थी। और इसका आप जानते हैं प्रथम महिला शासिका, ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो रुद्रमा देवी के नाम सुने, उस पर मूवी भी बनी हुई है। एक बलबन के बारे में एक चीज तो एकदम याद होना चाहिए आपको कि रक्त और लौह की नीति अपनाया था, रक्त तथा लौह की नीति अपनाया, लौह की नीति। और एक है नौरोज त्योहार, एक होता है फारसी में नौरोज त्योहार, ये मनाना शुरू किया था। और एक चीज और याद रखिए कि सिजदा तथा पावोस लाया, ये ऐसा शासक था, कहता था कि भाई सिर झुका के जा, ऐसे ऐसे आप पायोस मतलब पैर चूम के हमको सलाम करो, ये था। तो इसमें आप इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। क्या आप अगर मेरे साथ अगर बने होंगे तो ऐसा कोई सवाल है जो डिस्कस नहीं किए हैं। ये भी बताए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। कल ही इसको पढ़ाए कि गैट का स्थान WTO लिया, ये तो नहीं पढ़ाए थे, लेकिन इसके बारे में आपको बताए थे तानसेन के बारे में। तो आज फिर से थोड़ा सा फिर से पढ़ लेंगे तानसेन। तो तानसेन देखिए ये तो बहुत बड़ा संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, संगीतज्ञ। और इसका बताइए तो कहा मकबरा कहां पर है, कमेंट कीजिए आप लोग, मेरा टेक्निकल टीम देगा इसको। मकबरा तो ग्वालियर में था, ये पढ़ चुके हैं, ग्वालियर में। अच्छा दूसरी बात, ये अकबर के नौरत्न में से एक था। तो हम लोग जानते थे अकबर के दरबार में है अकबर, तो नौरत्न में से था, नौरत्न में से था से एक। अच्छा एक चीज का बताइए, इसका मूल नाम क्या था, मूल नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, बताएं इसको। राम तनु पांडे, राम तनु पांडे था। अच्छा इसकी मकबरा तो ग्वालियर हो गया, ये था। अच्छा इसकी कुछ रचना भी है, कुछ रचनाएं, एक दो रचनाएं याद रखें, इसे पहले तो लोग पढ़ लिए थे। मियाँ लग रहा है तो समझ, मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, ये आपको हो गया क्या चीज, तानसेन के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा आया है अकबर।
अच्छा, अकबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप लोग से हम पूछना चाहेंगे कि 1556 से 60 तक रहा था, 1605 तक रहा था, ये 4 साल थोड़ी रहेगा, 1605 तक। तो देखिए इसका आप लोग बताइए कि इस पर हमको कार्य पूरा सब बता दिए थे, तो बताइएगा हर्रम दल और दास प्रथा का अंत कब किया था, आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। तो इसमें हम लोग देखे थे 1562 में, अगर तीर्थकर कहेगा तो 1564 में, फतेहपुर सिकरी कहेगा तो 1571 में, और इबाद खाना कहा था तो 75 में, और इलाही दिन ने इलाही लाया था 82 में, और इलाही शम्बत लाया 83 में, और राजधानी जो बनाया था, परिवर्तन जो किया था से 85 में किया था। अच्छा एक कमेंट कीजिए, हम छोड़ दिए, मजहर की घोषणा कब किया था? तो मजहर की घोषणा आप उत्तर दे दिए होंगे, मजहर की घोषणा 1579 में किया था। अतः इसमें हम लोग एक चीज इसमें और आज पढ़िए अकबर के बारे में थोड़ा सा, खाली बस, आगे फिर अकबर आवेगा, ये अकबर छोड़ेगा नहीं भाई, काहे कि बड़ा ही महान शासक था। देखिए बैरम खां के संरक्षक, देखिए अकबर का जो कार्यकाल जो था से 4 साल बैरम खां के संरक्षक में बीता, 1556 से 1560 तक। तो प्रश्न आ सकता है कि बैरम खां के संरक्षक तक कब तक रहा? 1556 से 1560 तक। और इसके बाद आया पेटीकोट शासन, पेटीकोट। अब ऐसा नहीं कि पेटीकोट पहन के मतलब कोट पहन के शासन करता होगा, लेडीज तरह लगता होगा, नहीं, इसमें पेटीकोट शासक में पूरा का पूरा इसका रिश्तेदारी, वैसे बच्चा छोटा ना था, बच्चा को मार दीजिएगा, अभी 13-14 साल के क्या वो मतलब शासन करेगा, तो रिश्तेदार वाले लोग पेटीकोट शासन के तहत 1560 से 64 तक किया, और 64 से स्वयं करेगा ये, 64 से स्वयं, 1564 से 1605 तक ये स्वयं शासक करेगा, है ना। तो ये हो गया अकबर। अकबर के बारे में और चीज हम लोग देखे थे कि अशिक्षित था, और एक चीज आवेगा मनसबदारी प्रथा, आज के क्वेश्चन में बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए इससे पहले आप लोग को बताया था कि एकदम रट लीजिए, अगर हेवेन सांग कहेगा, हेवेन सांग बोलेगा तो हर्षवर्धन मारिएगा आंसर, हर्षवर्धन। तो इसमें आप लोगों को ट्रिक भी बताए थे, कैसे याद रखिएगा, हर्ष से हेवेन सांग और हर्ष से हर्षवर्धन। और चंद्रगुप्त मौर्य कहे, इसी में लोग कंफ्यूजन हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य में आया था मेगास्थनीज, एक पुस्तक भी लिखा था इंडिका, आप लोग देखे होंगे। और इसके बाद आया फाहियान, तो फाहियान में आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक और था इबन बतूता के नाम सुने होंगे, इबन बतूता, इसको आप लोग कमेंट कीजिए तो किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन क्या हो गया? तुगलक हो गया। तो कम से कम ये 3 गोदम याद रखिए। ऐसे तो बढ़िया आए हैं, अकबर के दरबार में भी आए थे, अकबर ने, सॉरी, आप देखिएगा तो अशोक के भी दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में भी टाइम मेकर्स आया था। और इसके बाद ये है कि गेट का जगह WHO लिया, ये तो नहीं बताएंगे, कल ही इसको बारे में बताए थे कि जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक था, और इसका जगह कौन लिया था? WTO लिया,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होती है उसको कंट्रोल करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि WTO की स्थापना कब हुआ था। तो इसमें हम लोग देखे थे 1995 में हुआ था। कितना बार इसको कल ही पूरा डिस्कस किए, 1 जनवरी 1995 में। अगर जो कल वाला वीडियो नहीं देखेंगे उसको भी आप लोग देख लीजिए तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में बनाया जाता है, जिनेवा में, जिनेवा। और ये कार्य जिसका लिखाए थे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, कंट्रोल करना। अब एक नया संगठन आया है यूनिसेफ। अभी तक हम लोग WTO को पढ़े, WTO को पढ़े हैं, WHO के पढ़े हैं, राष्ट्र संघ के बारे में पढ़े, अब एक सार्क के बारे में पढ़े थे। अब एक नया संगठन आ गया है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। तो आज इसको कम से कम स्थापना याद रखिए कि स्थापना कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 में। और हेड क्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका फुल होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। मतलब बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए ये काम करता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न लगाइए आप। देखिए आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि मनसबदारी प्रथा अकबर लाया था। इसमें आप लिखिए, उसके बाद समझा देते हैं कि मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा कौन लाया था, अकबर लाया था। अच्छा ये किस प्रभावित था, मतलब इसका प्रभाव, प्रभावित लिखिए, प्रभावित तो मध्य एशिया से था। मतलब मध्य एशिया में ये सब चलता था प्रथा। ये कब आया भाई, डेट याद रख लीजिए थोड़ा, 1575, 1575। इसमें क्या किया जाता था, सैनिकों को कुशल प्रबंधन, कुशल प्रबंधन। देखिए जितना अच्छा सैनिक रहेंगे, मतलब अच्छा अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा, सब चीज अच्छा व्यवस्था रहेगा, तो इसको हर क्षेत्र जीतने में आसान होगा। तो इसीलिए मनसबदारी प्रथा लाया था। इसमें सैनिकों को कुशल प्रबंधन दिया जाता, मतलब सैनिकों को बढ़िया से ट्रेनिंग दिया जाता था। और इसमें और लिख सकते थे, इसमें 2 पद होता था, मनसबदारी में 2 पद होता था। मनसबदारी में देखिए पद, एक जात होता था और एक सवार होता था। जात में मनसबदार होते थे, मनसबदार, मनसब लिखिए केवल कि मनसब थे। इसमें घोड़ों की संख्या होती थी, घोड़ों की संख्या। अब ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मान लीजिए कि हम मनसब हैं, मेरे पास 100 घोड़ा है, मतलब 100 घोड़े मेरे अधीन है। घोड़े मतलब उसमें देख रेख करना, उसमें सैनिक को रखना उखना, पेमेंट उमेंट देना। किसी को पास ज्यादा है, 5000 है, किसी के पास ज्यादा है, तो उसका पद बड़ा होते जाता था, है ना। तो ये है मनसबदारी प्रथा। अकबर के बारे में भी तुरंत बताएं, कितना इसको पढ़िएगा आप लोग, कमेंट करके उत्तर बताइए कि अकबर दीन इलाही कब लाया था। अभी तुरंत बताइए इसको, आप लोग थोड़ा सा बताइए। अब इसके बाद है कि एलोरा और एलिफेंटा का गुफा राष्ट्र कुष्टों ने बनाया था। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये वाला जो गुफा है आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। एलोरा और एलिफेंटा का गुफा जो है से कहां पर मिलेगा, महाराष्ट्र में। और एक राष्ट्र कुष्ट वंश आया है। तो इस वंश की 2 चीज तो आपको एकदम याद होना चाहिए, आगे आवेगा तो और बतावेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम हो जाओ मेरा। कम से कम इसमें 2 चीज में आपको पहला याद होना चाहिए इसकी राजधानी, कि ये राजधानी कहां पर बनाए थे, तो मानखेत, मानखेत, मानखेत ये राजधानी का नाम है। और इसका संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग है,
दंती दुर्ग। कम से कम अभी इतना आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा नोट कीजिए, उसको फिर चलते हैं हम लोग। देखिए एक प्रश्न और यहां पर है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब किया था। अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग बताए थे कि गुरु के बारे में हम लोग पढ़े थे, 10 गुरु में 5-6 गुरु के, और सबकी थोड़ी थोड़ी विशेषता बताए थे। उसमें वो भी बताए थे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब किया था। तो आज हम लोग किस पर बात करेंगे? केवल गुरु तेग बहादुर पर। पहले इसका ऑपरेशन करेंगे तेग बहादुर पर। जो आपको सवाल बनता है वही पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी एक उपाधि ये दिया जाता है, इसको बकला देव, बकला देव बाबा बोलते हैं, बकला देव बाबा, बकला देव बाबा उपाधि ये है। ऐसा हुआ कि औरंगजेब इन पर आरोप लगाया कि ये हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध भड़का रहा है। तो औरंगजेब बड़ा गुस्सा हुआ, औरंगजेब इन पर मतलब कि आरोप लगा दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्या कर रहा है, भड़का रहा है। तो औरंगजेब एक पत्र लिखा, बोला कि तुम चाहे तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या तो मरने के लिए तैयार हो जाए। तो ये हमारे जो गुरु तेग बहादुर जो थे से दूसरे शर्त को माने और इनको हत्या करवा देता है। कौन? औरंगजेब। थोड़ा कट्टर भी था ये। और ये दिल्ली के चांदनी चौक आप गए होंगे तो एक शीशगंज, वहां पर शीशगंज एक गुरुद्वारा है, तो वहीं पर उनको मार देता है ये। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि हत्या किया कौन किया भाई? तो औरंगजेब किया, औरंगजेब किया। कहे कि इस्लाम धर्म को ये कबूल नहीं कर रहे थे। कहां पर हत्या हुआ था? दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक अभी भी है। और वहीं पर एक गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। अब एक थोड़ा सा है औरंगजेब के बारे में। ये बहुत ही कट्टर था, बहुत कट्टर, बहुत। तो इसको बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, इसका मकबरा आप लोग को पढ़ा दिए थे, औरंगाबाद में था औरंगजेब। इसमें इतना ही कट्टर था, इसका नीति देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करता है कि तुलादान प्रथा, तुलादान प्रथा था, एक झरोखा प्रथा था, झरोखा प्रथा, नौरोज त्योहार होता था, त्योहार, ये सब को बंद किया। एक को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तुलादान आप लोग देखे होंगे कि राजा बैठ जाता था, उस पर गहना सोना चांदी सबसे तौलाता था, और जो तौलने के बाद जितना केजी का सोना चाहिए सब गरीबों में बांट दिया। झरोखा प्रदर्शन मतलब कि झरोखे से दर्शन करना, उसको सब बंद कर दिया। एक पारसी त्योहार था नौरोज, वो भी उसको बंद करवा दिया। ये कट्टर बहुत है। इसको जिंदा पीर बोला जाता है, जिंदा पीर बोला जाता है। इतना कट्टर था कि भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। विशेष में और आगे तो बता देंगे, इसमें भी इतना ही याद रखिए, ठीक है ना। इसके बाद है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा। हमें तो लगभग नहीं करता, हमेशा डेली आ रहा है कोर्स में करो या मरो। तो आज हम लोग कुछ नया समझेंगे। ये करो मरो जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पढ़े हम लोग, कई बार डिस्कस इसको कर लिए। ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, है ना। ऐसे तो 8 अगस्त का प्रस्ताव पास हो गया था और 9 अगस्त को शुरू करना था। आप लोग बताइए जगह कहां था, स्थान कहां से शुरू हुआ था? तो ग्वालियर, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान से, टैंक मैदान से। और इसमें बताए थे कि कुछ नेताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेज जो है से एक ऑपरेशन लाते हैं, अंग्रेज ऑपरेशन लाते हैं। ऑपरेशन के नाम आप लोग बताइए। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन
जीरो आवर, जीरो आवर, ये सब तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे। लेकिन देखिए इसमें महात्मा गांधी, बहुत ज्यादा बड़े, राजेंद्र प्रसाद, ये सब पकड़ा जाते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को पकड़ के कहाँ रखा गया था, तो पूना के आगा खां जेल में, पूना के आगा खां जेल में, एक पूना का आगा खां पैलेस है, जेल मत लिखिए इसको, पैलेस या महल लिखिए, ऐसा तो जेले में समझिए कि रखा गया है समझो कि महल में। और कस्तूरबा को ही पकड़ लिया गया, तुम भी चलो साथ में, खाना वाना बनाते रहना इनके लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग तो करो या मरो का यहीं पर नारा भी देते हैं, या तो करो या मरो, 1900 ये भारत छोड़ो आंदोलन में देते हैं, ये तो कई बार पढ़े हैं, तो बार बार क्या रिपीट कीजिएगा। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा, ऐसे तो हम लोग उपाधि भी पढ़ लिए थे, समान परिचय भी देख लिए थे, और इसमें आज देखिए थोड़ा सा ये कि इंडियन ओपिनियन कहता है किसका है, पत्रिका था तो महात्मा गांधी का था। एक हरिजन पत्रिका लावेंगे, केवल हरिजन के बारे में छापेंगे, ये किसका था, तो महात्मा गांधी का था। एक आप बुक के नाम याद रखिएगा, बुक, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। अच्छा थोड़ा मोड़ा कहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा ही बुक है, तो आप कम से कम महात्मा गांधी के बारे में और करो या मरो वाला में, भारत छोड़ो आंदोलन में, इतना पॉइंट आप याद रखें, इसको पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद है कि चीन में लाल क्रांति 1949 में, देखिए हम लोग चीन के बारे में पढ़े, आप चीन के बारे में बताइएगा कि इसकी राजधानी कहां पर है, इसकी मुद्रा क्या है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए। अब आज हम लोग थोड़ा सा दूसरा पढ़ेंगे, पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, इसको आप रट लीजिए पकड़ के, ये भारत और चाइना के बीच हुआ था समझौता, ये भारत तथा चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 में। और दूसरा पॉइंट याद रखिए कि भारत और चीन के साथ युद्ध, चीन तथा भारत के साथ युद्ध, ये कब हुआ, 1962 में, है ना। इतना याद रखिए कम से कम, दोनों चीज का ऑपरेशन हो गया। चलिए लास्ट प्रश्न और लगाइए। देखिए 4 सवाल और बचा हुआ है, छोटा छोटा प्रश्न है, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चोल वंश नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था। देखिए चोल वंश आप पढ़े थे, जो डेली लेक्चर देख रहा हो उसको हम सब चीज बताए थे कि चोल वंश के बारे में जब भी आवे तो आपको 3-4 चीज याद होना चाहिए। संस्थापक था विजयालय, और इसकी राजधानी थी तंजौर, ये सब पहले पढ़े थे, तंजौर पिछले क्लास में। अब इसमें आप लोग को बताए थे कि 3 राजा के नाम याद होना चाहिए, जिसमें राज प्रथम, और एक था, रोकिएगा, चलिए अच्छा, राज प्रथम, और एक था राजेंद्र तृतीया। तो राज प्रथम क्या था, श्रीलंका पर अधिकार किया था, श्रीलंका पर अधिकार, और ये अंतिम शासक था, और इसमें आप लोग को बताए थे कि चोल वंश के प्रसिद्धि का कारण क्या था, इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ था ये दक्षिण वाला। तो 3 कारण थे, ऐसे उस समय हम 2 ही कारण पर डिस्कस किए थे। एक था स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायत में जैसा कैसे मुखिया तुखिया होता ऐसा, और एक था नौसेना, उस समय बताइए नेवी रखता था, नौसेना के लिए प्रसिद्ध,
भाई नीचे था, तमिलनाडु के क्षेत्र में था, तो ये तो नेभी रखबे गया, समुद्र तट से है। और एक नटराज मूर्ति के लिए, नटराज मूर्ति, अगर इसको आप लोग पिछले क्लास में नटराज मूर्ति के बारे में देखे थे, ऐसे शिव जी का मूर्ति जो था ना कांस्य मूर्ति, वो था कांस्य मूर्ति। तो चोल वंश के बारे में कम से कम आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि 20 में कहा छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो छोटा है तो बड़ा आप याद कर लीजिए कम से कम, कि बड़ा देश कौन है भाई, इसको तो कोई रटवाने की जरूरत नहीं है, रूस है। अब भारत जो है, भारत 7वां बड़ा देश है, भारत कहवा है भाई 7वां, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अर्जुन सागर अभयारण्य कहां पर है, एमपी में है, आंध्र प्रदेश में है। तब लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे और आंध्र प्रदेश के बारे में समझेंगे। पहले आंध्र प्रदेश लिख लीजिए कि आंध्र प्रदेश जो था से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। तो 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। और अभयारण्य की बात आई है तो थोड़ा सा एक लिख लीजिए, मानस हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, मानस पूछे, काजीरंगा पूछे, एक दुधवा पूछे, दुधवा, अगर तीनों याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये मानस भी असम मिलेगा और काजीरंगा भी असम में, और ये एक सिंह के गैंडा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये काजीरंगा। और दुधवा आपको मिलेगा यूपी में, दुधवा कहां पर मिलेगा, यूपी मिलेगा। अब एक लास्ट प्रश्न है कि इराक की मुद्रा का नाम दिनार है, इसको रट ही लीजिए। आप बताइए, हम लोग पढ़े थे चीन की मुद्रा क्या है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। चीन की, देखिए इराक की राजधानी थोड़ा सा याद रखिए बगदाद। और ये किस नदी का किनारे है, तो टिग्रिस, टिग्रिस रिवर के किनारे ये बसा हुआ है बगदाद। तो आज का हम लोग का डिस्कस यही तक रहता है, पूरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं। केवल बस यही काम करना है आपको कि बस आप खाली नोट करते जाइए, सुनते जाइए, आपको पूरा स्पीडी याद हो जाएगा। और हम, मेरा वादा है कि हमेशा पढ़ाते ही रहेंगे इसमें, कभी ये टूटेगा नहीं ये सिलसिला। 7 बजे आते हैं, 7 बजे हमेशा क्लास है। वैसा बाई चांस अगर मान लीजिए दिक्कत हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन पॉसिबल है कि हमेशा ये चलते रहेगा क्लास। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, 2 सवाल है, आप लोग दोनों को सवाल को कमेंट कीजिएगा। कुछ बच्चे जैसे सागर कुमार कुछ बताएं, कमेंट किए थे, कुछ बच्चे खाली हाई फाई लिखते हैं, आप उसका आंसर देके भेजिए, हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 सवाल आप लोग नोट कीजिए, आप लोग के लिए है, और इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट कीजिएगा तब पता चलेगा हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो कमेंट करके पहला सवाल आप लोग बताइएगा कि क्या पूछ ले, हाँ आप लोग बताइएगा, चलिए आर्टिकल ही बता दीजिएगा। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, आर्टिकल जो है से 72 किससे संबंधित है। और एक आर्टिकल और बताइएगा आप लोग कि 143 का संबंध किससे है, आर्टिकल 143। दोनों को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ये लाइव वाला में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो गुड नाइट, आज का क्लास यहीं तक, लगभग 7 साढ़े 7 से ज्यादा हो चुका है, तो बस किया जाए।